Hello students, the topic for today's class is reactivity of haloarenes, a very important topic because sometimes a question of reasoning is asked in the exam that why haloarenes are less reactive than haloalkanes. राइट हेलो एरीन्स का मतलब क्या हुआ एराइल हेलाइट्स की बात हो रही है तो द रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हेलाइट्स आर मच लेस इन कंपैरिजन टू एल्काइल हेलाइट्स. नाउ द क्वेश्चन इज वाई हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव. रीजंस क्या हैं हेलो एरीन्स की रिएक्टिविटी कम क्यों होती है. तो जब हम हेलो एरीन्स की लो रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो उसके हमारे पास चार इम्पॉर्टेंट या टोटल चार रीजंस आते हैं. और अगर हम इम्पोर्टेंस वाइज जाएं तो जो सबसे पहला रीज़न हम बताते हैं लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन्स, उसका पहला रीज़न रहता है द फर्स्ट वन इज रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट. अब ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या है और इससे होता क्या है. बेसिकली रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करेंगे तो क्लोरोबेंजीन में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. कैसे आ जाता है देखिएगा. अगर हम क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, क्लोरोबेंजीन क्या हुआ एक एराइल हेलाइट हुआ राइट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेंजीन रिंग बनाएंगे और उसमें ये ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड दिखाएंगे यानी कॉन्जुगेशन दिखाएंगे और उसके साथ यहाँ पे Cl लगा देंगे. ठीक है. और ये Cl के हमें पता है ये लोन पेयर्स आ जाएंगे. अब व्हाट विल हैपन कि जो क्लोरोबेंजीन के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के उसके साथ. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं राइट. और ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाएगा. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा. एक हमने इसका और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया. ये यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आ जाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ रहा है तो ये डबल बॉन्ड हो गई. ये Cl आ जाएगा यहाँ पे. ये इलेक्ट्रॉन पेयर बचेंगे और Cl के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ये पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे बनाया और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन की वैलेंसी को सैचुरेट करने के लिए ये यहाँ रिंग के बाहर आ जाएंगे. ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमने बना दिया. अब इसी से क्या होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे बनते जाएंगे क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रिंग के अंदर हैं ये तो पूरा मूव करते रहते हैं. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आया तो अभी यहाँ पे हमारा एक डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पे है या पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. अब यही जब और घूमता है तो ये यहाँ पे आ जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये रिंग के बाहर आ जाएंगे. तो कुछ ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं. एक हम और बना लेते हैं. यहाँ पे बस हमें दिखाना क्या है कि क्लोरोबेंजीन में क्या हो रहा है कि Cl के साथ एज यू कैन सी ये एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है राइट. ये आ गया हमारे पास एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के या ये कहें तीसरा. अगर ये फर्स्ट वन है तो ये सेकेंड वन हो गया और ये हमने बना दिया थर्ड वन. और इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम थर्ड वन को. थर्ड वन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ पर आ गए हैं और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे थे ये बाहर आ गए रिंग के. ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये एज इट इज़ रहेगा. ऐसे कई सारे यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे. अब ये जो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है इससे होगा क्या. हमें पता है कि जब हम सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में बात करते हैं तो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है. ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है इसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी और शॉर्टर भी हो जाएगी. किससे अगर हम कंपेयर करें सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करें जो बेसिकली एल्काइल हेलाइट्स में होती है. एल्काइल हेलाइट्स अगर हम ये मिथाइल क्लोराइड बना लें तो मिथाइल क्लोराइड में ऐसा कोई रेजोनेंस इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है और कार्बन और Cl के बीच में क्या है एक सिंगल बॉन्ड है. और यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पे जो कार्बन है बेंजीन का वो और जो Cl है उसके साथ क्या आ रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है. और यू नो कि डबल बॉन्ड क्या होती है ज़्यादा स्ट्रांग होती है. डबल बॉन्ड की लेंथ जो होती है वो सिंगल बॉन्ड से कम होती है. तो ये जो शॉर्टनिंग हो रही है बॉन्ड की या बॉन्ड लेंथ की वो क्या कर रही है हेलो एरीन्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा रही है. और जो बॉन्ड टूटने की हम बात करते हैं कि बॉन्ड टूटती क्यों है जस्ट बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी कि पोलैरिटी जो है वो यहाँ पे कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड पोलर होती है. पोलर होने की वजह से टूट जाती है. तो अब जब बॉन्ड स्ट्रांग हो गई हमारी तो उसका क्लीवेज बहुत आसान नहीं होगा यानी बॉन्ड जो है वो इजीली नहीं टूटेगी. और बॉन्ड अगर इजीली नहीं टूट रही है तो इसका मतलब हेलो एरीन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं. और अभी हम इसको अगर एल्काइल हेलाइट से कंपेयर करें तो अगेन एल्काइल हेलाइट से ये कम रिएक्टिव होंगे. और क्यों कम रिएक्टिव होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कार्बन और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है जो क्या कर रहा है हेलो एरीन्स की रिएक्टिविटी को घटा रहा है. तो जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है
एराइल हेलाइड्स में इट मेक्स कार्बन एंड Cl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर एंड डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी किसकी, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हेलाइड्स। एराइल हेलाइड्स, अब हमारे पास तीन तरह के हेलाइड्स आ रहे हैं। एक हम बोलते हैं हमारे पास हैं एल्काइल हेलाइड्स, एल्काइल हेलाइड्स। दूसरे हमारे पास हैं विनाइल हेलाइड्स, विनाइल हेलाइड्स। और तीसरे हमारे पास हैं एराइल हेलाइड्स, एराइल हेलाइड्स, राइट। अब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्काइल हेलाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं हमारे विनाइल हेलाइड्स से, और विनाइल हेलाइड्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं इन टर्न एराइल हेलाइड के साथ। तो उसके रीज़न क्या है, जब हम रीज़न में जाते हैं तो सबसे पहला रीज़न जो हम डिस्कस कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट। यू नो कि एल्काइल हेलाइड्स में ऐसा कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कार्बन और Cl के बीच में कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा, और नहीं होगा तो एल्काइल हेलाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। हम अगर विनाइल हेलाइड की बात करें तो विनाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसमें से हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो हम Cl लगा देंगे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड आ रहा है, राइट। ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो ये हमारा Cl है, Cl के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ गया, इन टर्न क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ कार्बन पर आ जाएंगे, और जो हमारे पास यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बन के आएगा वो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये CH2 है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड रह गई, ये CH है और ये डबल बॉन्ड, और ये Cl इधर से बेसिकली स्टार्ट करना चाहिए था। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, राइट। और Cl का एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, दो इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहे हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगेन यू कैन सी, जो हम बात कर रहे थे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की, तो वो विनाइल हेलाइड्स में भी आ रहा है, ठीक है। और एक अगर हम देखें तो कॉन्जुगेशन भी आ रहा है, ये एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक कॉन्जुगेशन भी आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो क्या करेगा वो विनाइल हेलाइड्स की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा इन कंपैरिजन टू एल्काइल हेलाइड्स। और जब हम एराइल हेलाइड की बात करते हैं तो एराइल हेलाइड में तो पूरा का पूरा रेजोनेंस है, रेजोनेंस भी इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। फिर प्लस जो इलेक्ट्रॉन पेयर है Cl का वो डोनेट करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया और Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव हमारे एराइल हेलाइड्स होंगे, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर हम बात करें तो हमारे एल्काइल हेलाइड होंगे। तो एक तो ये रीज़न है जो हमने बात करी रेजोनेंस इफेक्ट की। सेकेंड रीज़न में अगर हम आए तो सेकेंड रीज़न अगर आप देखें तो जो कार्बन है एराइल हेलाइड्स में, एराइल हेलाइड्स का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, राइट। कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, यू नो डबल बॉन्ड जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होगा। लेकिन अगर हम एल्काइल हेलाइड से इसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं तो एल्काइल हेलाइड में हम पहले भी बात कर चुके हैं, हाइब्रिडेशन कार्बन का क्या आता है, sp3, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अब उससे होगा क्या, जब sp2 है तो जब हम s कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें s कैरेक्टर कितना आएगा, ऑलमोस्ट 33% आएगा, और जब हम इसमें s कैरेक्टर की बात करेंगे तो 25% आएगा। s कैरेक्टर से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी, राइट, वो किस में ज़्यादा होनी चाहिए, sp2 में। तो इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से रिलीज नहीं हो रहे हैं, एराइल हेलाइड के केस में अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन वही हुआ कि कार्बन और हेलोजन एटम के बीच की बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगी, और अगर वो ब्रेक नहीं हो रही है तो इसका मतलब रिएक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो एज द दिस एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका मतलब इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन पेयर होल्ड करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, और रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो एराइल हेलाइड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आसानी से रिलीज नहीं होगा। तो फिर ये चीज़ आ गई कि अगर हम एल्काइल हेलाइड और एराइल हेलाइड में रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो एराइल हेलाइड्स आर लेस रिएक्टिव दैन एल्काइल हेलाइड्स। तो दो रीज़न हमारे पास आ गए, रेजोनेंस इफेक्ट और एराइल दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एराइल हेलाइड्स, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कैरेक्टर होने की वजह से एराइल हेलाइड्स में ज़्यादा है। हम थर्ड रीज़न पे आते हैं, हमने कहा था हमारे पास टोटल 4 रीज़न है, तो अब अगर हम थर्ड रीज़न में आए तो थर्ड रीज़न में आप देखेंगे कि बेसिकली जहाँ से हमने फर्स्ट क्लास में जब पढ़ना शुरू किया था एल्काइल हेलाइड्स के बारे में, तो हमने कहा था कि कार्बन और हेलोजन की जो बॉन्ड होती है दैट इज़ पोलर इन नेचर, ये पोलर होती है, और इसी पोलैरिटी की वजह से जो बॉन्ड होती है वो आसानी से टूट जाती है, राइट। लेकिन अब अगर हम एराइल हेलाइड्स में बात करें डाइपोल मोमेंट की, यानी पोलैरिटी की बात करें, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो एल्काइल हेलाइड से कम आता है,
राइट। एराइल हैलाइड में जब यही होगा, ये अगर हमारे पास एराइल हैलाइड्स हैं और इसमें अगर हम डाइपोल मोमेंट तो हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, तो अगर हम डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें जो वैल्यू आती है, एक एग्जांपल लेके चलना पड़ेगा कि किसमें बेसिकली कैलकुलेट हुआ है। तो अगेन क्लोरोबेंजीन यानी कि C6H5 और Cl, और डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 1.69 और डिबाई। और यही अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड हैं, एल्काइल हैलाइड्स, तो एल्काइल हैलाइड्स में क्या होगा, अगर हम डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करें तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट आता है उसकी रेंज अगर हम बात करें तो 1.84 से लेके 2.2 डिबाई तक है। तो यू कैन सी कि जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो किस में है, एल्काइल हैलाइड्स में ज़्यादा आ रहा है। तो अगर एल्काइल हैलाइड्स में ज़्यादा है डाइपोल मोमेंट, तो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगी, और बॉन्ड अगर ज़्यादा पोलर होगी तो ईजिली ब्रेक हो जाएगी। लास्ट रीज़न की हम बात करें तो लास्ट रीज़न है बेसिकली इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, राइट। लो रिएक्टिविटी जो आ रही है वो आ रही है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायंस। हमें पता है कि जितने भी हमारे कैटायंस, हमने जब कार्बोकैटायंस पढ़ा था, तो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा कार्बोकैटायन उतनी उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब जो फिनाइल कार्बोकैटायन बन के आता है या फिनाइल कैटायन बन के आता है वो बेसिकली बनता ही नहीं है, ठीक है, या बन भी जाए तो हाईली अनस्टेबल होता है। तो जो चीज़ ऑलरेडी अनस्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी कैसे आएगी। तो फिर से वही वाली बात आ गई कि जो हेलो एरीन्स हैं हमारे, जो कंक्लूजन निकला वो ये है कि जो हेलो एरीन्स हैं जिन्हें हम एराइल हैलाइड्स भी कहते हैं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, या फिर ये कहें कि द हेलो एरीन्स आर मच लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैन एल्काइल हैलाइड्स, राइट। तो रिएक्शन कैसे आएंगी, रिएक्शन जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, आई मीन एराइल हैलाइड्स की एसएन रिएक्शन, वो सारी ड्रास्टिक कंडीशन में आएंगी। एंड आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशंस वर्ड हमने यूज़ किया था जब जिनॉन के भी कंपाउंड्स हम बनाते हैं। तो ड्रास्टिक कंडीशंस हैं क्या, कि प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई होता है और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है। नॉर्मल प्रेशर जो है वो 1 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लेके चलते हैं, ज़्यादा रिएक्शंस हमारी हो जाती हैं, कुछ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 पे ही हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ रिएक्शंस में हमारा जो प्रेशर यहाँ पे हम रिएक्शन के लिए लेंगे वो 300 एटमॉस्फेयर तक जा रहा है, यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 300 टाइम्स ज़्यादा है। तो जो भी रिएक्शंस आएंगी वो आएंगी ड्रास्टिक कंडीशंस में। तो हेलो एरीन्स की लो रिएक्टिविटी जो है वो 4 रीज़न से आ रही हैं। पहला है रेजोनेंस इफेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक ही चीज़ की बात करनी हो, एक ही रीज़न की बात करनी हो, तो आप इसी की बात करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाई क्लोरोबेंजीन, ये जो बना रखा है हमने यहाँ पे, इज़ लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू इथाइल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड, तो आपको क्या बताना है कि द लो रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन इज़ ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CCl बॉन्ड इन एराइल हैलाइड्स। और उससे होगा क्या, इट विल बी शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू CCl बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड, या जो भी एल्काइल हैलाइड दे रखा है, मिथाइल या इथाइल क्लोराइड। और फिर उसके बाद सेकेंड जो रीज़न की हम बात करते हैं, वो सेकेंड रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर या S कैरेक्टर इन एराइल हैलाइड, जो ज़्यादा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है और इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज नहीं हो रहा है। थर्ड कैरेक्टर इज पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। अगर हम पोलैरिटी को मेजर करें तो जो एराइल हैलाइड हैं उनकी जो पोलैरिटी होती है, यानी जो उनका डाइपोल मूवमेंट आएगा, वो कंपैरेटिवली एल्काइल हैलाइड्स से कम है। और उसके बाद लास्ट रीजन जो हमने कहा वो है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, कि जो फिनाइल कैटायन या विनाइल कैटायंस बन के आते हैं वो बहुत ही स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो रिएक्टिविटी है वो लो हो जाती है, राइट। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, फिर विनाइल हैलाइड्स आ रहे हैं, उसके बाद एराइल हैलाइड्स आ रहे हैं। So this is about low reactivity of haloarenes. I am again saying that this is a very important topic. एक नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, और अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट की ही बात करेंगे। In the next class we will discuss the examples of nucleophilic substitution reaction of haloarenes. Thank you so much students.